अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारा डेटा सफिशिएंसी का होने वाला है, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि डेटा सफिशिएंसी में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको एग्जाम में किस तरह से सॉल्व किया जाएगा और उनकी बेहतर अप्रोच क्या हो सकती है। तो सबसे पहले इंडेक्स की बात करें। इंडेक्स में हम डेटा पर्याप्तता का परिचय देखेंगे, जिसे डेटा सफिशिएंसी को हिंदी में डेटा पर्याप्तता बोला जाता है। फिर उसके बाद प्रश्नों के प्रकार को समझेंगे, जैसा कि पहला टाइप है कोडिंग डिकोडिंग आधारित समस्याएं, जिसे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन प्रॉब्लम कहते हैं। दूसरा रक्त संबंध आधारित समस्याएं, जिसे ब्लड रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम कहते हैं। दूसरा दूरी और दिशा आधारित समस्याएं, जिसे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम कहते हैं। चौथा रैंकिंग आधारित समस्याएं, जिसे रैंकिंग एंड कंपैरिजन बेस्ड प्रॉब्लम कहते हैं। पांचवा बैठने की व्यवस्था आधारित समस्याएं, जिसे सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम कहते हैं। छठा पजल आधारित समस्याएं, जिसे पजल बेस्ड प्रॉब्लम कहते हैं। डिस्क्लेमर। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा सफिशिएंसी। डेटा पर्याप्तता विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले समस्याओं का एक विशिष्ट समुच्चय है। ऐसी समस्याएं किसी उम्मीदवार के लिए नई और अज्ञात नहीं होती हैं। इस खंड में कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, दिशा बोध परीक्षण, रैंकिंग परीक्षण, बैठने की व्यवस्था, पजल आदि पर आधारित समस्याएं शामिल हैं। डेटा पर्याप्तता पर आधारित समस्याएं बहुत आसान होती हैं, फिर भी इसके लिए मानक विधि की आवश्यकता होती है, अर्थात दिए गए तथ्यों के समुच्चय से डेटा का तार्किक निष्कर्ष निकालकर उत्तर देना। एक विशिष्ट डेटा पर्याप्तता प्रश्न में एक समस्या होती है, जिसके बाद कथन 1 और 2 या 3 होते हैं। इसमें डेटा या जानकारी होती है जो दी गई समस्या को हल करने के लिए आवश्यक होती है। ऐसी समस्याओं को हल करते समय हमें सटीक उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हमें यह विश्लेषण करना होता है कि दिए गए कथनों में दी गई जानकारी मदद से समस्या हल की जा सकती है या नहीं। यह परीक्षण उम्मीदवार की उस क्षमता को परखने के लिए डिजाइन किया गया है कि वह दी गई समस्या को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी का निर्धारण कर सके। उम्मीदवार को स्थिति के साथ दी गई जानकारी से परे कुछ भी मान लेना नहीं चाहिए। प्रश्न और कथनों में दी गई जानकारी के अलावा कुछ भी मान्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, उम्मीदवार को प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक न्यूनतम जानकारी का निर्धारण करने में सक्षम होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। निर्देश। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न और उसके नीचे दो कथन है। कथन 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि क्या कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़ें और उत्तर दें। पहला, कोड भाषा में नोट के लिए कोड क्या है। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया नोट के लिए कोड क्या है। तो कथन 1 और कथन 2 में। तो कथन 1 में कोड भाषा को डू नॉट गो को ला रा डी के रूप में लिखा गया है, और कथन 2 में कोड भाषा में गो टू स्कूल को का मा रा के रूप में लिखा जाता है। विकल्प। पहला, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि कथन 1 में दी गई जानकारी या कथन 2 में दी गई जानकारी में से कोई भी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। चौथा, यदि कथन 1 और 2 दोनों में दी गई जानकारी मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और दोनों में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो अब चलिए अब इस प्रश्न के हम समाधान की बात करें। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमसे पूछा गया है कोड भाषा में नोट का कोड क्या होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दोनों कथनों में हम नॉट को देखेंगे।
पहले कथन में हमें नॉट दिख रहा है, लेकिन दूसरे कथन में नॉट हमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, पहले समीकरण को अगर देखा जाए, डू नॉट गो, तो यहाँ पे ला रा डे, और दूसरे में गो टू स्कूल का मा रे। अब दोनों में जो कॉमन टर्म दिख रहा है हमें, दोनों स्टेटमेंट में, कथनों में गो कॉमन टर्म दिख रहा है, तो गो का कोड रा होगा। लेकिन नॉट का कोड ला भी हो सकता है और डे भी हो सकता है। तो इस बिहाफ पे हम नोट का कोड कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो इस बिहाफ पे इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 4 होगा, क्योंकि नोट का कोड ला और डी में से कुछ भी हो सकता है। तो प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से हमसे कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड प्रॉब्लम पूछा गया है। तो कोड भाषा में स्टेप का कोड क्या होगा? अब हमें कथन 1 में बोला गया है, एक कोड भाषा में सागा 4169 के रूप में लिखा जाता है। कथन 2 में एक कोड भाषा PERT को 7928 में के रूप में लिखा जाता है। तो पहला विकल्प, यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में की दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, यदि कथन 1 में दी गई जानकारी या कथन 2 में दी गई जानकारी में से कोई एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा, यदि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही जानकारी एक कथन से मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पांचवा, यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 दोनों में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्टेप का कोड क्या होगा। तो जैसा कि हम समाधान में देख पा रहे हैं, स्टेप का कोड हम कथन 1 में देख पा रहे हैं कि एस का कोड हमारा 4 हो गया, ए का कोड हमारा 1 हो गया, जी का कोड हमारा 6 हो गया और ई का कोड हमारा 9 हो गया। उसी तरह पी का कोड हमारा 7 हो गया, ई का कोड हमारा 2 हो गया, आर का कोड हमारा 2 हो गया, टी का कोड हमारा 8 हो गया। अब इन दोनों समीकरण को जब हम मिलाएंगे तो दोनों कथनों में से हम स्टेप का कोड पा सकते हैं। अतः प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 दोनों में दी गई जानकारी आवश्यक है। तो इस वजह से इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प 5 होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स को, कथनों को हमें मिलाना पड़ेगा, तभी हम स्टेप का कोड मिला पाएंगे। पहले कथन से एस मिल जाएगा, दूसरे कथन से टी मिल जाएगा, फिर पहले कथन से भी ई मिल जाएगा, दूसरे से भी ई मिल जाएगा और फिर दूसरे से पी मिल जाएगा। तो स्टेप का कोड हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 5 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है हमसे, एम का एन से क्या संबंध है? तो कथन 1, बी एम की बेटी है और क्यू की बहन है। कथन 2 में एन के का बेटा है और जो बी का दादा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कथनों का एक एक करके फैमिली ट्री बनाएंगे। उस फैमिली ट्री के आधार पर हम ये चेक करेंगे कि एम का एन से क्या संबंध है। तो चलिए बढ़ते हैं समाधान की ओर। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पहले कथन में बी एम की बेटी है, यहाँ पे बी एम की बेटी है और क्यू की बहन है, और क्यू की बहन, तो इसका मतलब बी क्यू की बहन हो गई। लेकिन पहले स्टेटमेंट में एम का जेंडर नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो एम का जेंडर ना क्लियर होने के वजह से हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। और दूसरे कथन में एम दिया ही नहीं है, तो हम दोनों को मर्ज भी कर देंगे, तो दोनों कथनों को मर्ज करने पर भी एम का जेंडर नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो इस वजह से हमारा आंसर नहीं निकल पाएगा। तो स्पष्ट रूप से दोनों कथनों में से एम और एन के बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एम का लिंग स्पष्ट नहीं है, अतः दोनों कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है? कथन 1, ए बी का पिता है जो सी का भाई है। दूसरा कथन, सी डी की बहन है। तो अब इन कथनों का हम क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री बनाने के बाद जो प्रश्न पूछा गया है उसका एक एक करके जवाब देंगे। तो पहले कथन में बोला गया ए बी का पिता है जो भाई है सी का, तो बी भाई है सी का। और दूसरे कथन में सी डी की बहन है। अब पहले कथन में ए है लेकिन डी नहीं है, दूसरे कथन में डी है लेकिन ए नहीं है। अब दोनों कथनों को मर्ज कर देंगे, मर्ज करने पर हमें ये पता चल जाएगा कि ए का डी से क्या संबंध। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोनों फैमिली ट्री को मर्ज करने पर ए का डी से संबंध आया, ए डी के क्या है, पिता है। तो स्पष्ट रूप से दोनों कथनों को ए और डी के बीच संबंध स्थापित होता है, क्योंकि ए का
लिंग पुरुष है तो ए डी का पिता है, इसलिए दोनों कथनों में दिया गया डेटा एक साथ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न का उत्तर होगा वो विकल्प होगा वो 5 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा गांव ए के उत्तर पूर्व में है। पहला कथन, गांव ए के उत्तर में है, गांव सी और डी क्रमशः गांव बी के पूर्व और पश्चिम में है। कथन 2, गांव पी गांव ए के दक्षिण में है और गांव ई और गांव पी के पूर्व में है, गांव के और गांव पी के उत्तर में है। तो चलिए अब इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम कथन 1 में देख पा रहे हैं, गांव बी गांव ए के उत्तर में है, गांव सी और डी बी के पूर्व और पश्चिम में, गांव सी बी के पूर्व में है और डी पश्चिम में है। कथन 2, गांव पी गांव ए के दक्षिण में है और गांव ई गांव पी के पूर्व में है, गांव पी के उत्तर में है। तो हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कौन सा गांव ए के उत्तर पूर्व में। तो हम देख पा रहे हैं ए के उत्तर पूर्व में यहाँ पे सी दिया है, तो कथन 1 से हमारा आंसर आ जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया यदि केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसका सही विकल्प हुआ 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है क्यू के संदर्भ में आर की दिशा क्या है। तो कथन 1, पी क्यू से 5 मीटर उत्तर में है, क्यू टी से 4 मीटर पश्चिम में है, टी आर से 4 मीटर उत्तर में है। और कथन 2, पी क्यू के 5 मीटर दक्षिण में है, क्यू टी के 3 मीटर पश्चिम में है, टी आर के 5 मीटर पश्चिम में है। तो अब इन कथनों का हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के आधार पे हमसे प्रश्न पूछा गया है क्यू के संदर्भ में आर किस दिशा में है। तो चलिए अब हम कथनों का वेन डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पहले कथन में पी क्यू से 5 मीटर उत्तर में है, क्यू टी से 5 मीटर पश्चिम में है, टी आर से 5 मीटर उत्तर में है। फिर पी क्यू के 5 मीटर दक्षिण में है, क्यू टी के 3 मीटर पश्चिम में है और टी आर के 5 मीटर पश्चिम में है। तो हमसे पूछा गया है क्यू के संदर्भ में आर की दिशा क्या है। तो यहाँ पे क्यू के संदर्भ में जो आर की दिशा है वो है दक्षिण पूर्व, यहाँ पे क्यू के संदर्भ में आर की दिशा क्या है, पूर्व है। तो दोनों से ही आंसर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे प्रश्न का सही विकल्प होगा वो विकल्प 3 होगा, क्योंकि यदि कथन 1 में दी गई जानकारी या कथन 2 में दी गई जानकारी में से कोई भी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इस वजह से इसका सही विकल्प होगा विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मोहन कमल से बड़ा है और शरद अरविंद से छोटा है, तो उनमें सबसे छोटा कौन है। कथन 1, शरद मोहन से छोटा है, दूसरा अरविंद कमल से छोटा है। तो अब इसके समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं प्रश्न में बोला गया मोहन कमल से बड़ा है, शरद अरविंद से छोटा है, तो शरद अरविंद से छोटा है। फिर पहले कथन में बोला गया शरद मोहन से छोटा है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं शरद मोहन से छोटा है और शरद अगर मोहन से छोटा है तो कमल भी मोहन से क्या होगा, छोटा होगा और अरविंद शरद से बड़ा हो जाएगा। और फिर हम कथन 2 को देखें, अरविंद कमल से छोटा है, अरविंद कमल से छोटा है, लेकिन मोहन जो है वो कमल से बड़ा है और शरद अरविंद से छोटा है। तो हम देख पा रहे पहले कथन से तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरे कथन से हमारा आंसर आ जा रहा है। तो इसलिए इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 2 होगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प 2 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है बच्चों की एक पंक्ति में पी और क्यू के बीच कितने बच्चे हैं। तो कथन 1 में बोला गया है पी पंक्ति में बाईं ओर से 15वां है और कथन 2 में क्यू ठीक बीच में है और उनके दाईं ओर 10 बच्चे हैं। तो हमें 5 विकल्प दिए गए। तो चलिए अब हम इसका फिगर बना करके ये बताएंगे कि पी और क्यू के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कथन 1 में बोला गया है पी पंक्ति में बाईं ओर 15वें स्थान पे, तो पी पंक्ति में बाईं ओर से 15वें स्थान पे, क्यू ठीक बीच में है और उनके दाईं ओर 10वें लोग हैं। क्यू पी के क्यू जो है ठीक बीच में है और उनके दाईं ओर
10 बच्चे हैं, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि P और Q के बीच में 3 बच्चे आ पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कथन 1 और कथन 2 दोनों कथनों से यह स्पष्टता की तीनों बच्चे अतः प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथनों में से दी गई जानकारी आवश्यक है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा विकल्प 5 होगा। यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 दोनों की दी गई जानकारी आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दिया गया है के जेड आर और जेड एस एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जेड के ठीक दाईं ओर कौन है? तो कथन 1 में बोला गया है आर के और एस के बीच में है। कथन 2 में एस आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो चलिए अब इसका हम अरेंजमेंट करने के बाद ये चेक करेंगे कि जेड के दाईं ओर कौन बैठा है। तो हम देख पा रहे हैं पहले कथन में आर के और एस के बीच में, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं आर के और एस के बीच में है। दूसरे में एस आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पे ये नहीं निर्धारित हो पा रहा है कि जेड के ठीक दाईं ओर कौन है। तो अब इन दोनों कथनों को हम मिला देंगे। तो दोनों कथनों को मिलाने के बाद हम देख पा रहे हैं के और एस के बीच में आर है और जेड जो है वो के बाईं ओर चला गया। तो जेड के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो जेड के ठीक दाईं ओर के बैठा है। तो दोनों कथनों को मिलाने पर हमारा आंसर आ रहा है। तो स्पष्ट रूप से के जेड के ठीक दाईं ओर बैठा है। अतः प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों बयानों में से दी गई जानकारी आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। निम्नलिखित में से कौन बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है? कथन 1 ई सी के विपरीत बैठा है। ई और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। बी एफ का निकटतम पड़ोसी है। कथन 2 सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बी ना तो सी और ना ही ए के विपरीत बैठा है। तो चलिए अब हम अरेंजमेंट को बनाते हैं। अरेंजमेंट को बनाने के बाद फिर ये बता पाएंगे कि बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कथन 1 में कि ई सी के विपरीत बैठा है, यहाँ पे ई सी के विपरीत बैठा है। डी के ई सी और डी के विपरीत में बैठा है। डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो डी के और ई के बीच में केवल एक बैठा है। ई और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। बी एफ का निकटतम पड़ोसी, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बी एफ का निकटतम पड़ोसी है। तो बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो पहले कथन से तो हमारा आंसर आ नहीं पा रहा है। दूसरे कथन को देखें, सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। बी ना तो सी और ना ही ए के विपरीत बैठा है। बी ना तो सी और ना ही ए के विपरीत बैठा है। तो यहाँ पे भी हम ये निर्धारित नहीं कर पा रहे कि बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। लेकिन जब हम दोनों कथनों को एक साथ मिला रहे हैं, तो दोनों कथनों को एक साथ मिलाने पर हम ये देख पा रहे हैं कि बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। तो हम देख पा रहे हैं ए बैठा है। तो अतः प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों बयानों में दी गई जानकारी आवश्यक है। दोनों बयानों में से स्पष्ट रूप से ए बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 5 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दिया गया है 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई 5 मंजिला की एक इमारत में रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। भूतल की संख्या 1 है, उसके ठीक ऊपर की मंजिल की संख्या 2 है और इसी प्रकार शीर्ष मंजिल की संख्या 5 है। चौथी मंजिल पर कौन रहता है? कथन 1 बी ई और डी के बीच में रहता है। बी सी की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है और ए की मंजिल के ठीक नीचे रहता है। कथन 2 ई और सी के बीच दो व्यक्ति रहते हैं जो डी के ठीक ऊपर रहते हैं। बी ए के मंजिल के ठीक नीचे रहता है। तो चलिए अब हम इस पजल को पूरा करते हैं और फिर ये बताते हैं कि चौथी मंजिल पर कौन रहता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे अरेंजमेंट में बी ई और डी के ठीक बीच में रहता है। बी जो है ई और डी के ठीक बीच में रहता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं बी जो है ई और डी के ठीक बीच में रहता है। बी सी के मंजिल के ठीक ऊपर, बी सी के ठीक मंजिल के ऊपर और ए के ठीक नीचे रहता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पहले ही कथन से हमारा आंसर आ चुका है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 1 होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हमसे पूछा गया है कि चौथी मंजिल पे कौन रहता है। तो चौथी मंजिल पे हम बता पा रहे हैं कि ए रहता है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 1 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ए, बी, सी, डी और ई 5 व्यक्ति जो एक 5 मंजिला की इमारत पर रहते हैं, जहां भूतल को पहली मंजिल के रूप में क्रमांकित किया गया है, इसके ऊपर की मंजिल को दूसरी मंजिल के रूप में क्रमांकित किया गया है। इसी तरह जब तक सबसे ऊपरी मंजिल को 5वीं मंजिल के रूप में क्रमांकित नहीं किया जाता है, तब ज्ञात करें कि इनमें से कौन निम्नलिखित तीसरी मंजिल पर है। कथन 1, ई विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं। डी ए के मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। कथन 2, डी और ई के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। सी एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। कथन 3, बी सी की मंजिल से ऊपर रहता है, लेकिन ठीक ऊपर नहीं रहता है। डी ई की मंजिल के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहले कथन से देखा जाए, ई विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ई विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन सबसे ऊपर नहीं रहता, तो यहाँ सबसे ऊपर नहीं है। डी ए के मंजिल के ठीक ऊपर रहता है, तो हम देख पा रहे हैं डी ए के ठीक मंजिल के ऊपर रहता है। कथन दूसरा, डी और ई के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, तो हम देख पा रहे हैं डी और ई के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। सी एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो सी एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। कथन 3 में, बी सी की मंजिल से ऊपर रहता है, बी सी की मंजिल से ऊपर रहता है, लेकिन ठीक ऊपर नहीं रहता है। डी ई की मंजिल के ऊपर रहता है, डी जो है ई की मंजिल के ऊपर रहता है। तो हम देख पा रहे हैं किन्हीं भी 2 कथनों को ले लिया जाए, तो उसके आधार पे हमारा प्रश्न का उत्तर आ पा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी मंजिल पर रहता है। तो तीसरी मंजिल पर ए रहता है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 4 होगा। दोनों में से कोई भी कथन इस प्रश्न का सही विकल्प है। तो दोनों कथनों में से किसी का उपयोग करके हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि ए तीसरी मंजिल पर रहता है। धन्यवाद।